नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका उत्तराखंड वन दरोगा भर्ती परीक्षा 2020-21 के लिए बायोलॉजी को। तो आज डिस्कस करेंगे ह्यूमन डिसीजेस, पार्ट 1 रहेगा। एक और पार्ट आएगा इसका 10 क्वेश्चन का, तो उन्हें भी कर लेंगे। शॉर्ट वीडियो होगा, ज़्यादा लंबा नहीं है। तो लिखा हुआ विटामिन डी डेफिशिएंसी रिजल्ट इन। तो विटामिन डी से देखो, मैं एक चीज़ बता दूँ, बच्चों में होता है रिकेट्स, और जो एडल्ट होते हैं उनमें होता है ऑस्टियोमलेशिया। बात समझ में आ गई? ऑस्टियोमलेशिया, क्लब फुट जो होता है वो बच्चों में होता है, और ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है एज के साथ क्या होता है कि हमारी जो बोन्स होती हैं उनमें कैल्शियम कंटेंट क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। कैल्शियम और फॉस्फोरस, इन दोनों का जो आपका क्या होता है कंटेंट होता है वो कम होने लग जाता है उम्र के साथ साथ। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना आपने। ऑस्टियोमालाइटिस की बात भी कर लेंगे, ठीक है ना। तो लिखा हुआ है विटामिन डी, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द कैल्सिफेरॉल, बोलते हैं विटामिन डी को। और कैसा विटामिन है आपका? फैट सॉल्युबल विटामिन है, फैट सॉल्युबल है। हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम डिजॉल्व इन द ब्लड। तो इसका काम होता है कि जो हमारा जो बोल सकते हैं ब्लड में जो कैल्शियम होती है उसे एब्जॉर्ब करना। इट प्रिवेंट द वीकनिंग ऑफ द बोन एंड द टूथ। विटामिन डी हैज़ ऑल्सो अदर फंक्शन इन द बॉडी इंक्लूडिंग सेल ग्रोथ, न्यूरोमस्कुलर एंड द इम्यून फंक्शन एंड रिडक्शन ऑफ द इन्फ्लेमेशन। विटामिन डी डेफिशिएंसी कैन कॉज द रिकेट्स इन द चिल्ड्रंस। ये याद रखना, रिकेट्स किस में होता है? बच्चों में। एंड द ऑस्टियोमलेशिया इन द एडल्ट्स। जब कभी भी ऑस्टियो आ जाए ना, तो ये समझ जाना किससे रिलेटेड है? बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। ऑस्टियोमलेशिया रेफर्स टू अ मार्क्ड सॉफ्टनिंग ऑफ योर बोन्स। द softened bones of the children and the young adult with the osteomalacia can lead to bowing during the growth, especially in the weight bearing bones of the legs। ज़्यादातर जो दिक्कत देखने को मिलती है ऑस्टियोमलेशिया रिकेट्स में, वो पैरों की तरफ ज़्यादा देखने को मिलते हैं। पैर ही टेढ़े हो जाते हैं, जो आपके जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे इन्फ्लेमेशन वगैरह देखने को मिलती है। वहीं पे हो सकता है कि फ्रैक्चर जैसा केस भी देखने को मिलता है। तो ऑस्टियोमलेशिया इन द ओल्डर एडल्ट्स कैन लीड टू द फ्रैक्चर्स। अब देखो ऑस्टियोपोरोसिस लिखा हुआ है, इट इज़ एन एज रिलेटेड डिसऑर्डर। ये क्या होता है कि जैसे जैसे एज होती है और कैल्शियम कंटेंट कम होता है हमारी बॉडी के अंदर, वैसे वैसे इसके चांसेस आपके ज़्यादा होते हैं। तभी तो क्या होता है घुटनों का दर्द, आपने देखा होगा। जो बुजुर्ग होते हैं, डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय द डिक्रीज्ड बोन डेंसिटी एंड द इंक्रीज चांसेस ऑफ द फ्रैक्चर्स। इट इज कॉमनली सीन इन द एल्डरली पीपल। क्लब फुट की बात करें, इट इज़ अ डिसीज इन विच चिल्ड्रन आर बॉर्न विद, ये आपका ऐसा आपका ये बोल सकते हैं आपका बॉर्निंग डिसीज़ है, मतलब बचपन से ये हो जाती है, आपको हो सकती है किसी को भी, विद द डिफॉर्मिटी इन देयर लेग्स रिजल्टिंग इन ट्विस्टेड लेग्स। ठीक है ना। तो ये आपका कैसा है? बर्थ डिसीज है। ऑस्टियोमाइलाइटिस की बात करें तो ऑस्टियोमाइलाइटिस इज अ बैक्टीरियल और द फंगल इन्फेक्शन ऑफ द बोन्स। इफ इट इज नॉट ट्रीटेड इन टाइम, इट मे बिकम द क्रॉनिक एंड द कॉज द लॉस ऑफ द ब्लड सप्लाई टू द अफेक्टेड बोन्स। चलो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। देखो ये है आपका रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया। तो नॉर्मल जो होता है इसमें क्या होता है, पोर्स आपके ज़्यादा खुल जाते हैं, और गैप जो बनता है आपकी क्या हड्डियों के बीच में वो ज़्यादा बन जाता है, क्योंकि कैल्शियम और जो फॉस्फोरस होता है उसकी क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। ये आपने याद रखना है। दूसरी पिक्चर की बात करें तो ये देख लीजिए, ये नॉर्मल बोन्स है और ये आपकी रिकेट्स के थ्रू है। तो यहाँ पे जॉइंट्स में ज़्यादातर आपका इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है, और कैल्शियम की कमी के कारण ये क्या हो जाते हैं, या तो बाहर की तरफ बेंड हो जाते हैं या अंदर की तरफ बेंड हो जाते हैं आपके। फिर आती है ऑस्टियोपोरोसिस। ये बुजुर्ग जो आदमी कैसा होता है, बूढ़ा होने लग जाता है, तो आपने देखा होगा कि कमर झुक जाती है। ठीक है ना, इस तरीके के आपको देखने को मिलते हैं। हिप फ्रैक्चर देखने को मिल जाता है बोन्स के अंदर में। ये आपका बोल सकते हैं क्लब फुट डिसीज़ है, जो बच्चों में देखने को मिलती है। जो पैर होता है वो अंदर की तरफ मुड़ जाता है इस तरीके से। आपने देखा होगा कई सारे बच्चे होते हैं जिनका पैर अंदर की तरफ मुड़ा हुआ रहता है। ठीक है ना, अंदर की तरफ मुड़ा हुआ रहता है, पर इसका इलाज हो सकता है, पर बचपन में करना होता है। जितना लेट करेंगे उतनी दिक्कत खड़ी कर देगा। और एक होता है ऑस्टियोमाइलाइटिस। तो ऑस्टियोमाइलाइटिस में क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि इसमें क्या होता है कि ये फंगल इन्फेक्शन होता है आपका, कि फंगस जमने लग जाती है किन में, बोन्स के अंदर से। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, दिक्कतें पैदा करती है। बोन्स में क्या आने लग जाती है, इन्फ्लेमेशन आने लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज आर कॉज बाय द फंजाई। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, रिंग वॉर्म। बात समझ में आ गई? तो देख लेते हैं। तो लिखा हुआ है, रिंग वॉर्म इज द कॉन्टेजियस फंगल इन्फेक्शन। इट इज कॉज बाय द कॉमन मोल्ड लाइक पैरासाइट्स दैट लिव ऑन द सेल्स इन द आउटर लेयर ऑफ योर स्किन। और नॉर्मल होता है रिंग वॉर्म। इट कैन बी स्प्रेड इन द फॉलोइंग वेज, ह्यूमन टू ह्यूमन भी फैल सकता है। और आपने देखा होगा ज़्यादातर जब आपका क्या होता है, मानसून होता है, जब ह्यूमिड कंडीशंस होती हैं, तब रिंग वॉर्म का फैलने के चांसेस क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्योंकि जो आपका क्या होता है इन्वायरमेंट होता है या सराउंडिंग्स होती है, वहाँ पर क्या होता है ह्यूमिड कंडीशन के हिसाब से आपका वहाँ पे क्या जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा पैरासाइट्स आ जाते हैं, वायरसेस वगैरह आ जाते हैं, तो उनसे ये बीमारी फैल सकती है। ठीक है ना। और इसी तरीके कई सारी बीमारियां हो सकती हैं उस टाइम पे। रिंग वॉर्म ऑफन स्प्रेड बाय द डायरेक्ट स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। इट इज कॉज बाय द टाइप ऑफ द फंगस दैट ईट्स द केराटिन। अच्छा, ये किससे होता है? ऐसे फंगस से होता है जो केराटिन को खाता है। आप जानते हैं केराटिन एक नाम का एक केराटिन एक प्रोटीन है
जो आपके हेयर, बालों में और नेल्स में होता है मेनली। और आपने जानवर देखे होंगे तो उनके जो सींग होते हैं उनमें भी वो पाया जाता है। दीज आर कॉल्ड द डर्मेटोफाइट्स। डर्मेटोफाइट्स मतलब स्किन, डर्म मतलब होता है स्किन और फाइट्स मतलब खाने वाले। अच्छा, अगर हार्ट अटैक की बात करें, हार्ट अटैक क्योस व्हेन वन और मोर योर कॉर्नरी आर्टरीज, यहाँ पे ये देख लेना, आर्टरीज की बात कर रहा है, धमनी की बात कर रहा है, सिरा और धमनी, सिरा सिरा ही बोलते हैं ना आर्टरीज को, धमनी धमनी, सिरा बोलते हैं किसको, आपका वेन्स को, और आर्टरी को बोलते हैं धमनी। बिकम्स ब्लॉक्ड, याद रखना है कि आर्टरी ब्लॉक्ड होती है तभी जाके हार्ट अटैक होता है। अच्छा, वेन्स ब्लॉक होगी तो उसके चांसेस कम होते हैं, बिल्कुल 0% के आसपास होते हैं। उसका कारण मैं आगे बताऊंगा भी आपको। दूसरा आता है आपका गाल स्टोन। गाल स्टोन पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। गाल स्टोन में फॉर्म इफ बाइल कंटेन्स टू मच कोलेस्ट्रॉल। अगर आपके जो बाइल होता है ना, जो आपका क्या होता है, ब्लैडर होता है, तो अगर बाइल ब्लैडर में अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा आ गया तो क्या हो जाता है, और उसके साथ अगर बिलिरुबिन आपका क्या होता है, ज़्यादा सेक्रेट होता है, कहाँ से आपका, जैसा मान लो कि लीवर ने सेक्रेट किया और वो स्टोर ज़्यादा हो गया, तब भी क्या होता है आपका, और कुछ आपका बाइल सॉल्ट होता है, तो इनसे क्या हो जाता है आपकी वो पथरी टाइप की बन जाती है। अब मैं यहाँ पे किडनी स्टोन की बात नहीं कर रहा, गाल स्टोन की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। टॉन्सिलाइटिस की बात करूँ तो इसमें क्या होते हैं, जो हमारा मुंह होता है ना, तो अंदर की तरफ हमारे टॉन्सिल होते हैं, तो उनमें क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है, और ये आपका वायरसल बोल सकते हैं कि वायरस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। अच्छा, कुछ और वायरल डिसीजेज जैसे HIV एड्स हो गया, इबोला हो गया, कोविड-19, ये सारे वायरसेस के थ्रू होते हैं, ठीक है ना। इसका जो वायरस उसका नाम क्या है, इसके वायरस का नाम है कोविड वायरस, ठीक है ना। और कौन सी बीमारी है, SARS-CoV-2 बोलते हैं इसे, SARS-CoV-2। सार्स मतलब होता है सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है ना। इबोला जो था, इबोला एक नदी है जो अफ्रीका में थी, तो वहाँ उस क्षेत्र के आसपास क्या था, लोगों में ये बीमारी देखी गई थी इबोला वायरस के थ्रू। ये आपका जूनोटिक डिसीज़ है, कोविड हो गया और आपका कौन सा इबोला हो गया। जूनोटिक मतलब होता है ये जानवरों से इंसान में फैलती है। अच्छा देखो, आर्टरी वेन्स मैं बता रहा था कि क्यों आर्टरी के थ्रू, यानी कि आर्टरी में ब्लॉकेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। रीज़न ये होता है कि जो वीन होती है वो ज़्यादा क्या होती है, खुली हुई रहती है। खुली हुई रहती है मतलब जैसे ये वीन है पूरी आपकी, तो अंदर केवल आपको ल्यूमेन होता है, तो काफ़ी ज़्यादा ये जो बीच वाली लेयर होती है जिसको बोलते हैं ट्यूनिका इंटरना, ये काफ़ी ज़्यादा कैसी होती है आपकी, पतली होती है। तो इसमें जो आपको हॉलो शेप मिलता है वो ज़्यादा चौड़ा मिलता है, जिससे ब्लड का रुकने का चांसेस कम होता है। बाकी ये देखिए, जो अंदर वाली लेयर है उसे ट्यूनिका इंटरना बोलते हैं, बीच वाली लेयर को ट्यूनिका मीडिया बोलते हैं, और सबसे बाहर वाली को एक्सटर्ना बोलते हैं। इसमें जो कौन सी वाली होती है, जो मीडिया वाली होती है वो कैसी होती है आपकी, वो ज़्यादा मोटी होती है। तो होता कि जैसे कि अगर व्यक्ति क्या कर रहा है, ऐसा खाना खा रहा है जिसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है, फैट ज़्यादा है, और खासकर कौन सा आपका सैचुरेटेड फैट है या ट्रांस फैट है, तो वो क्या कर जाता है, इसमें जमने लग जाता है खून के साथ साथ, और ये ब्लॉक कर देता है, ठीक है ना। और ब्लॉकेज होगी तो खून रुक जाएगा और हार्ट अटैक के चांसेस आते हैं। फिर मैं गाल ब्लैडर की बात कर रहा था, तो ये आपका लीवर है। लीवर क्या करता है, आपका बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, और इसे स्टोर करने का काम होता है गाल ब्लैडर का। और फिर ये सेक्रेट करता है किस तरफ, तो ये सेक्रेट करता है, मैंने बताया था आपका स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ, ताकि खाने को पचाया जा सके। तो होता क्या कि अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, बाइल जूस का कंटेंट बढ़ गया, बाइल सॉल्ट बढ़ गया, तो इस तरीके के आपको क्या देखने मिलते हैं, यहाँ पे स्टोन देखने मिलते हैं। अब इससे दिक्कत ये होती है कि अगर ये यहाँ डक्ट्स में फंसते हैं, तो फिर डक्ट्स में फंसेंगे तो फिर क्या होगा, दिक्कत होगी। तो ये आपने याद रखना है। ये कौन सी डक्ट है आपकी, देखो, तो ये वाली पैनक्रिएटिक डक्ट है, ये आपकी कॉमन बाइल डक्ट है, जो आगे जाके ड्यूडनम के थ्रू किससे कनेक्ट हो जाएगी, आपका ड्यूडनम पार्ट होता है किसका, आपका क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो ये आपने याद रखना, ड्यूडनम हो गया, आपका इलियम हो गया, आपका जेजुनम हो गया, ये आपने याद रखना है। ड्यूडनम वो पॉइंट होता है जहाँ से स्टमक हो गया, आपका बोल सकते हैं कि आपका गाल ब्लैडर हो गया, ये कनेक्टेड होते हैं किससे, स्मॉल इंटेस्टाइन से। और स्मॉल इंटेस्टाइन ही क्या करता है आपका, सबसे ज़्यादा क्या करता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन और लास्ट डाइजेशन करता है फूड का, ठीक है ना। और अगर वाटर का बोला जाएगा तो फिर आपका कौन सा आ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन आ जाती है। वहीं पे आपका एक बैक्टीरिया होता है, एस्टिलिचा कोलाई बैक्टीरिया बोलते हैं, ई कोलाई बैक्टीरिया होता है, जो क्या करता है, विटामिन के को प्रोड्यूस करता है, जो क्लॉटिंग फैक्टर में मदद करता है, या एक हिसाब का क्या क्लॉटिंग एजेंट है आपकी बॉडी के अंदर। एक ऐसे मैंने इससे पहले या इससे उससे भी पहले नहीं, इससे पहले जो वीडियो बनाई थी वहाँ पे भूल गया था, वैसे मैंने कमेंट बॉक्स में डाल दिया कि मैंने बताया था जो क्लॉटिंग एजेंट होते हैं ना आपके बॉडी के अंदर, क्लॉटिंग एजेंट जो खून को बहने से रोकते हैं जब बाहर निकलता है। तो एक तो मैंने बताया था, तो कौन सा आपका प्रोथॉम्ब्रिन, एक बताया था मैंने विटामिन के, और एक था आपका कौन सा, तो बताया था मैंने आपको प्रोथॉम्ब्रिन हो गया, विटामिन के हो गया, और फिब्रोनिजन, ये मैं नाम भूल गया था इसका, फिब्रोनिजन का, ठीक है ना। और एक एंटी क्लॉटिंग एजेंट होता है जो अंदर खून को जमने नहीं देता बॉडी के अंदर, वो बहुत जरूरी। अगर अंदर जमेगा तो क्या हो जाएगा, ब्लॉकेज के थ्रू क्या हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है। एंटी क्लॉटिंग जो एजेंट होता है वो हेपरिन होता है,
हेपरिन। तो ये याद रखना, ये आपका क्या है, नॉर्मल क्या आपका, तो ये आपका बोल सकते हैं फंगस के थ्रू जो बीमारी देखने मिलती है, रिंगवॉर्म है। और ये टॉन्सिलाइटिस है आपका, ये कौन सा है, टॉन्सिलाइटिस है। तो ये होते हैं आपके टॉन्सिल्स, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे आपके टॉन्सिल्स हैं, और इन्फ्लेमेशन आ जाता है तो क्या बोलते हैं इन्हें, टॉन्सिलाइटिस बोला जाता है। ये जो आपको दिख रही है इसे उव्यूला बोला जाता है। अंदर ऊपर की तरफ सॉफ्ट प्लेट होती है आपकी, नीचे की तरफ टोंग होती है, तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कंपाउंड ऑफ द कॉज मिनीमाटा। मिनीमाटा डिसीज मैंने बोला था याद करने के तरीके, M4 मिनीमाटा, M4 मरकरी। कैडमियम से इटाई होता है। फर्टिलाइजर दो तरीके के होते हैं, एक होता है यूरिया बेस्ड होता है, और एक होता है नॉन यूरिया बेस्ड। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना, ठीक है ना। और जो सॉइल होती है उसको किन की जरूरत होती है, NPK। ये फर्टिलाइजर भी आता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो ये याद रखना है किस रेशियो में बनता है, तो 4:1 के रेशियो में ये मिट्टी को दिया जाना चाहिए। अच्छा, क्या लिखा हुआ है, मरकरी। मिनीमाटा डिसीज समटाइम्स रेफर टू द चीसो मिनीमाटा डिसीज, क्यों बोला जाता है आगे बता दूंगा। इज द न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम कॉज्ड बाय द सेवर mercury poisoning. Symptoms include the ataxia, numbness in the hands and feet, general muscles weakness, narrowing of the field of the visions, and the damage of the hearing and the speech. Minamata disease was first discovered in the Minamata city in the Kumamoto prefecture, Japan 1956 में ये आपकी इंट्रोड्यूस हुई थी। It was caused by the release of the methyl mercury, ये याद रखना, methyl mercury in the industrial wastewater from the Chiso Corporation chemical factory। एक कौन सी फैक्ट्री थी आपकी, चीसो कॉर्पोरेशन केमिकल फैक्ट्री थी, जहां से निकला था, इसीलिए इसे चीसो मिनीमाटा डिसीज भी बोला जाता है, वहीं के नाम से था। पर याद रखना, अब किसी भी बीमारी का नाम उस जगह के नाम पे नहीं रखा जाता है, शायद से 2014 के बाद बंद हो गया था ये। इसीलिए कोविड को हम क्या नहीं बोल सकते, चाइनीज़ वायरस नहीं बोल सकते, या उसके आगे चाइना नहीं लगेगा, या आपका क्या नहीं लगेगा, आपका बोल सकते हैं कि हुनान में था ना, जहाँ पे था हुबई प्रांत में, तो वहीं पर क्या था आपका, वो पाया गया था, तो उसके नाम पे नहीं रखा जाता। 2014 के बाद ये पॉलिसी बंद कर दी थी किसने, WHO ने। तो ये आपने याद रखा 1956 में मिनीमाटा आपकी सिटी थी कुमामोटो प्रीफेक्चर में, तो वहाँ पे 1956 में ये आपका क्या था, देखा गया था। और एक ऐसा होता है वाटर कॉन्टेमिनेटेड, जब क्या होता है कि आपका पानी क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है बाई मिथाइल मरकरी, तो मिनीमाटा डिसीज देखने को मिलती है। हियरिंग और स्पीच क्या हो जाता है, लॉस भी हो जाता है, बोलना और सुनना। इटाई की बात करें, कॉज बाय द कैडमियम एक्सपोजर, एंड द कोबाल्ट की बात करें, कोबाल्ट टॉक्सिसिटी कैन कॉज द पेशेंट टू सफर फ्रॉम द फीवर, इन्फ्लेमेशन एंड लो थायराइड लेवल आ जाता है, ठीक है ना। कोबाल्ट एक हिसाब से आपका यूज भी होता है, ये एक आपका ये एंटी आपका क्या होता है, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की तरह भी काम करता है। एक्चुअल में इसे कैंसर थेरेपी में यूज़ किया जाता है कोबाल्ट को, और कोबाल्ट का कंटेंट जो देखने को मिलता है वो B12 में देखने को मिलता है, साइनोकोबालामाइन में, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। तो कई बार बता रखा है, ग्वाइटर होता है आपका, ठीक है ना। ऑस्टियोपोरोसिस तो मैंने बता दी, तो ये क्या होता है आपका एज के साथ आपको देखने को मिलता है, जब आपको क्या होता है कैल्शियम और फॉस्फोरस कंटेंट क्या होता है कम होने लग जाता है शरीर में। नाइट ब्लाइंडनेस होता है आपका विटामिन ए के थ्रू, और विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनॉल। चलो मैं यहाँ पे विटामिन डी लिख ही देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि विटामिन डी की कमी तो होती है। तो विटामिन डी और कैल्शियम कंटेंट क्या हो जाता है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ये लेवल नीचे चला जाता है, पर विद एज होता है, एज फैक्टर होता है यहाँ पे, क्या होता है विद एज फैक्टर, ये आपको देखने को मिलता है। कैंसर किसी चीज़ का भी हो सकता है, किसी चीज़ में देखो आपका क्या होता है, कैंसर होता है अनकंट्रोल्ड माइटोसिस डिवीजन, अनकंट्रोल्ड माइटोसिस डिवीजन। अभी माइटोसिस डिवीजन क्या होता है, हमारे शरीर में क्या होती है, सेल क्या होती है, ब्रेक होती हैं, तब जाके क्या बनता है, हमारा शरीर बनता है। बचपन से लेकर सेल, एक सेल क्या होगी, सेल होगी, सेल टूटेंगी, सेल से क्या बनेंगे आपके टिश्यूज़ बनेंगे, टिश्यूज़ से क्या बनेंगे आपके ऑर्गन्स बनेंगे, ये ऑर्गेनिल्स बनेंगे। पहले ऑर्गेनिल्स बनते हैं, और ऑर्गेनिल्स के थ्रू ऑर्गन्स बन जाएंगे, फिर आपका क्या ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा, और फिर बॉडी फॉर्म्ड हो जाती है। तो अगर देखो माइटोसिस डिवीजन ठीक होता है, पर अगर अनकंट्रोल्ड वे में हो रहा है तो कैंसर का कारक है। तो पढ़ लेता हूँ, देखो डेफिशिएंसी ऑफ द आयोडीन कॉजेज द गोइटर। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कैन रिजल्ट इन द रेंज ऑफ द डिसेबिलिटी एंड द डिसऑर्डर सच एज द गोइटर, hypothyroidism, cretinism, absorption, stillbirth, mental retardation, and the psychomotor defect in which there is a slowdown in the thought process and the reduction of the physical movement is in an individual. Iodine deficiency is the most common cause of the thyroid enlargement and the goiter. ये देख लेना कि इसमें क्या होता है कि आपकी थायराइड जो ग्लैंड होती है ना, जो गले में होती है, वो कैसे हो जाती है, इनलार्ज हो जाती है, और इसी को क्या बोला जाता है, गोइटर। आपका क्या बोला जाता है, घींगा बोला जाता है। आगे लिखा हुआ है
विद इन अ गोइटर नोडल्स कैन डेवलप, पेशेंट विद द लार्ज गोइटर में एक्सपीरियंस सिम्टम्स ऑफ चोकिंग, ऐसा लगता है जैसे गला दबा रहा होगा, खासकर तब स्पेशली व्हेन द लाइंग डाउन, जब नीचे की तरफ झुका हो रहता है आदमी, एंड डिफिकल्टी स्वॉलिंग एंड द ब्रीथिंग, क्या बोलते हैं, किसी का बोल सकते हैं खाने को मतलब अंदर लेने में और ब्रीथ करने में क्या होती है, परेशानी होती है। आयोडीन की अगर मैं बात करूँ तो आयोडीन जो वाइटल माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, माइक्रो लेवल में चाहिए होता है, कम मात्रा में, पिंच भर, अगर आपको क्या बोलते हैं चुटकी भर नमक भी मिले तब भी आपके आयोडीन की क्या हो सकती है, पूर्ति हो सकती है। पर याद रखना सॉल्ट में आयोडीन होना चाहिए। सरकार ने ये किया था कि देखो पहले क्या होता था, बीमारी काफ़ी ज़्यादा चलती थी, नॉर्मल सॉल्ट जो होता है टेबल सॉल्ट उसमें आयोडीन नहीं होता, आयोडीन डाला जाता है मेनली। तो क्या था कि आयोडीन की डेफिशिएंसी, अब क्या करना था, आयोडीन की डेफिशिएंसी को रोकना था, तो ऐसा आपको सब्सटेंस पकड़ा था जो हर लोग लेते हैं, जो हर व्यक्ति लेगा, तो इसलिए नमक को चुना गया था, क्योंकि नमक एक ऐसी चीज़ है जो हर व्यक्ति खाता है, ठीक है ना। तो लिखा आयोडीन इज अ वाइटल माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर द ऑप्टिमल मेंटल एंड द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बींग्स। इन 1992 इंडिया मेड द फोर्टिफिकेशन ऑफ द सॉल्ट विद आयोडीन मैंडेटरी। 1992 में हमने क्या करते थे, सॉल्ट के अंदर आयोडीन होना क्या है, अनिवार्य है फॉर डायरेक्ट ह्यूमन कंजप्शन। इन 2011 द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो मैंडेटेड द यूनिवर्सल आयोडाइजेशन फॉर द कंट्रोल ऑफ द आयोडीन डेफिशिएंसी। यूनिवर्सल आयोडाइजेशन मतलब सभी व्यक्तियों को क्या करना है, आयोडीन पहुंचाना है। अ रिसेंट इनिशिएटिव इज रिगार्ड नेम द जीवन बिंदी, याद रखना जीवन बिंदी, बिंदी का मतलब होता है चुटकी भर नमक। एन आयोडीन पैच डिजाइंड लाइक अ रेगुलर बिंदी was started to help 1 lakh tribal women in the northwest Maharashtra battle iodine deficiencies as the tribal and the ad लिखा हुआ है these tribal did not consume iodized salt। पहले नहीं होता था, पहले लोग वैसे खा लेते, तो वो मोटे मोटे से आपके आते थे, सॉल्ट खा लेते थे जो जिसमें आयोडीन होता नहीं था, तो आयोडीन की कमी से होता था। तो मैं बता देता हूँ, ये आपके गले में होता है, लैरिंग्स वॉइस बॉक्स जो होता है, और ट्रैकिया पाइप में लगा होता है आपका क्या, ट्रैकिया होती है विंड पाइप, तो यहीं पे आपका क्या लगा रहता है, थायराइड ग्लैंड, ये आपकी थायराइड ग्लैंड है, बात समझ में, ये आपकी क्या है, थायराइड ग्लैंड है। और थायराइड के अंदर ही आपकी पैराथायराइड ग्लैंड क्या होती है, सिचुएटेड होती है, बिंदी बिंदी टाइप की दिख रही है, पैराथायराइड ग्लैंड है। अब थायराइड ग्लैंड की बात करें तो थायराइड जो ग्लैंड है वो 2 हार्मोन निकालता है, T3 और T4 हार्मोन निकालता है, थायरॉक्सिन एक थायरॉक्सिन आयन होता है आपका, 2 हार्मोन निकालता है। इनकी कमी से या इनका अगर लेवल बढ़ जाए तो आपको क्या हो सकता है, गॉइटर हो सकता है। और पैराथायराइड ग्लैंड जो होता है वो कैल्शियम का क्या करता है, कैल्शियम बैलेंस को लेता है, ये कैल्शियम को क्या करता है, बैलेंस करता है। पैराथायराइड ग्लैंड जो होती है आपकी कैल्शियम बैलेंस के लिए आती है, ये मेटाबॉलिज्म के लिए आती है आपकी, कौन सी थायराइड। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इस तरह ये घेंगा हो जाता है। तो मैंने बताया थायराइड ग्लैंड जो होती है, एक तो हाइपोथैलेमस से जो आपका सेक्रेट होता है हार्मोन, उसका नाम होता है थायरोट्रोपिन रिलीज हार्मोन, ये रिलीज होता है। उसके बाद क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH हार्मोन रिलीज होता है, जिसे बोलता है थायराइड स्टिमुलेटर हार्मोन। ये एक्टिवेट करता है आपको किसको, थायराइड ग्लैंड में किसको, T3 और T4 को, ये होते हैं थायराइड हार्मोन्स। तो T3 की अगर मैं बात करूँ, ठीक है ना, T3 या T4 की अगर मैं बात करूँ, लिखा हुआ इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट, इंक्रीज द कैचोहोलामाइन इफेक्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपने याद रखना है T3 T4 हार्मोन। T4 को बोलता है थायरॉक्सिन और T4 को बोलते हैं थायरॉक्सिन, और T3 को बोलते हैं थायरो कुछ ऐसा 9 कुछ थायरोनाइन, इस तरीके से नाम है, ठीक है ना, मैं भूल जाता हूँ बार बार इसका नाम। चलो आगे चलते हैं। तो ये देख लीजिए, जो आपकी नॉर्मल क्या होती है, जो आपका थायराइड ग्लैंड होती है उसमें इन्फ्लामेशन देखने को मिल जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट ड्यू टू द कॉन्टेमिनेशन ऑफ द वाटर। पानी के प्रदूषण से कौन सा रोग देखने को नहीं मिलता, तो होता है आपका हेपेटाइटिस बी, ये आपका ब्लड के वजह से होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से देखने को मिलता है, ठीक है ना। बाकी जॉन्डिस हो गया, कॉलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया। जॉन्डिस में बताओ पीलिया को बोलते हैं, कॉलेरा आपका हैजा को बोलते हैं, और टाइफाइड आपका आंत का जो क्या होता है, बुखार होता है, उसे बोला जाता है। तो देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, देखो लिखा है हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन कॉज बाय द हेपेटाइटिस बी बैक्टीरिया, दिस वायरस पास फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन थ्रू द ब्लड सीमेंस एंड द अदर बॉडी फ्लूइड। तो मतलब क्या होता है, जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है आपका। जॉन्डिस की अगर बात करें पीलिया की, इट इज द कंडीशन इन विच द स्किन वाइट्स ऑफ द आइज एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन टर्न येलो। जब क्या होता है, हमारी जो पूरा शरीर होता है वो कैसा पड़ने लग जाता है, पीला पड़ने लग जाता है। कैसे होता है ये, बिकॉज ऑफ द हाई लेवल ऑफ द बिल्रुबिन। बिल्रुबिन बोला जाता है हाइपर बिल्रुबिनिया, जब क्या होता है हाई लेवल ऑफ बिल्रुबिन को बोला हाइपर बिल्रुबिनीमिया, ये बोला जाता है। येलो ऑरेंज बाइल पिगमेंट होता है, ये आपका बढ़ जाता है कहाँ पे, जो आपका बॉल ब्लैडर होता है आपका, जो आपका क्या होता है, बॉल ब्लैडर होता है। अरे यार मैं क्या बोल रहा हूँ, बॉल क्यों बोल रहा हूँ, गाल ब्लैडर होता है, उल्टा बोल रहा हूँ, सॉरी, गाल ब्लैडर, ठीक है ना। तो वहाँ पे ये बढ़ जाता है आपका। सिम्टम्स इंक्लूड येलो टिंच टू द स्किन ऑन द वाइट्स ऑफ द आई, डार्क यूरिन हो जाता है, इचीनेस देखने को मिलती है। जॉन्डिस मैनी कॉज इंक्लूडिंग हेपेटाइटिस, गाल स्टोन, ठीक है ना, गाल स्टोन हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, ट्यूमर्स हो गया, इनकी वजह से। लास्ट क्वेश्चन है उसमें मैं जॉन्डिस थोड़ा सा आपको बाय पिक्चर समझा दूंगा। कॉलेरा की अगर बात करें, हैजा की, तो पहले क्या होता था, ये भी आपकी पैंडमिक बन चुकी है भारत में, तो ये कई बार आपका क्या घोषित हुई थी, एपिडेमिक घोषित हो चुका है। और एपिडेमिक एक्ट कब आया था, एपिडेमिक्स एक्ट पहली बार, अब तो 2019 में आ गया था कोविड की वजह से, पर एक्ट जो था ये 1897 का रखा है।
अब ये इसमें चेंजेस लाया गया 2019 में, ठीक है ना। एपिडेमिक होता है जब किसी बोल सकते हैं जैसे साउथ एशिया में फैल गई बीमारी तो उसे एपिडेमिक बोल देंगे। पैंडेमिक होता है जब पूरे पूरे बोल सकते हैं पूरे वर्ल्ड में फैल गई तो उसे पैंडेमिक बोला जाता है, जैसे कोविड एक पैंडेमिक है। तो कॉलेरा देख लेते हैं। एन इंडिविजुअल गेट द कॉलेरा बाय द वॉशिंग और कंज्यूमिंग द कॉन्टेमिनेटेड वाटर और ईटिंग फूड वॉश्ड और इरिगेटेड विद द कॉन्टेमिनेटेड वाटर। तो ये फैलता है भाई। कॉलेरा सीरियस इंटेस्टिनल ट्रैक इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है कि इंटेस्टाइन जो होती है, खासकर जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, वो क्या हो जाती है आपकी इन्फेक्टेड होती है बाय द बैक्टीरिया। याद रखना, कई बार पूछा जाता है कॉलेरा किस से फैलता है, तो बाय बैक्टीरिया फैलता है जिसका नाम है विब्रियो कॉलेरा। इट लीड टू द एक्यूट डायरिया। इसमें डायरिया वगैरह देखने मिलता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है बॉडी में एंड इट कैन समटाइम कॉज द डेथ। द सिम्टम ऑफ द कॉलेरा इंक्लूड द वॉमिटिंग, हेडेक एंड द एब्डोमिनल क्रैम्प्स। टाइफाइड की बात करते हैं। इट यूजली अफेक्ट वन बाय वॉशिंग और कंज्यूमिंग द कॉन्टेमिनेटेड वाटर और इंजेस्टिंग द फूड वेस्ट with contaminated water. Typhoid is serious bacterial infection distinguished by the acute intestinal ulcerations and infection. तो इसमें भी क्या होता है आपका इंटेस्टाइन जो ट्रैक होता है वो क्या होता है इन्फेक्टेड होता है। द बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फेक्शन इज नोन एज द साल्मोनेला टाइफी। इसके बैक्टीरिया को बोलते हैं साल्मोनेला टाइफी बोलते हैं। इट सिम्टम्स इंक्लूड द नॉसिया, लॉस ऑफ द एपेटाइट एंड द हेडेक्स। अच्छा नेक्स्ट लिखा अदर क्रिटिकल एंड द ग्रीवस डिसीज कॉज्ड बाय द वाटर पॉल्यूशन, डायरिया, एमोबाइसिस, ट्रैवलर डायरिया जिसे बोलते हैं, डायसेंट्री, आपका शीशी स्टोशोमाइसिस जिसे आपका बिलहार्जिया बोलते हैं, इंटेस्टिनियल वॉर्म्स, आपका ड्रैक्यूनिकुलियासिस जिसे बोलते हैं ग्यूनिफॉर्म वॉर्म डिसीज, लीड पॉइजनिंग, फ्लोरोसिस, आर्सेनिकोसिस, ट्रैकोमा, आई इन्फेक्शन। ये सारी चीज़ें आपकी क्या हैं वाटर कॉन्टेमिनेशन से देखने मिलती हैं। पानी में जब गंदगी आ जाती है, प्रदूषित हो जाता है पानी। तो हेपेटाइटिस अगर मैं बोलूँ, हेपेटाइटिस न्यूज़ में भी था पिछली बार 2020 में, बता दूँ नोबेल प्राइज़ मिला है फिजियोलॉजी में 3 को, हार्वर्ड एल्टर, माइकल हॉक्टन और चार्ल्स एम राइस को। इनको मिला है कि इन्होंने डिस्कवर किया है कि इसके हेपेटाइटिस सी बैक्टीरिया, आप जानते हैं सॉरी हेपेटाइटिस सी के वायरस को आप जानते हैं कि हेपेटाइटिस सी आपकी कैसी डिसीज़ है जिसका अब तक हमारे पास कोई इलाज नहीं है, ठीक है ना। और इलाज क्यों नहीं है, क्योंकि अब तक इसके वायरसेस को हम जान नहीं पाए कि इसका वायरस कौन सा है। जब तो वायरस पता नहीं होगा तो उसके लिए हम ड्रग्स बना ही नहीं सकते। तो ये 3 आपके वैज्ञानिक जिन्होंने इस पे बनाया हेपेटाइटिस सी वायरस को पहचान लिया है, अब उससे रिलेटेड दवाई क्या होगी भविष्य में उपलब्ध हो जाएगी। बात समझ में आ गई। तो देख लेते हैं। तो लिखा हुआ है कि हेपेटाइटिस ए जो होता है, खासकर जो हेपेटाइटिस ए होता है वो वाटर कॉन्टेमिनेशन से फैलता है। लिखा हुआ कैन स्प्रेड ड्यू टू द कॉन्टेमिनेटेड फूड इन द वाटर और क्लोज द फिजिकल कॉन्टैक्ट। पर हेपेटाइटिस बी और सी जो होता है ना, ये आपका किससे होता है, ब्लड से फैलता है। इट ट्रांसमिटेड थ्रू द कॉन्टैक्ट विद द डायरेक्ट बॉडी फ्लूइड्स एंड द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। मैंने बताया था सेक्सुअल से भी हो सकता है हेपेटाइटिस भी, अगर एक व्यक्ति को सेक्सुअल जैसे आपका HIV फैलता है ना, एड्स, वैसे फैल सकता है, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। सी भी वैसे फैलता है। और लिखा हुआ है इट्स कॉन्टैक्टेड विद द कॉन्टेमिनेटेड ब्लड एंटर टू द ब्लड स्ट्रीम ऑफ द अनइन्फेक्टेड पर्सन। हेपेटाइटिस डी जो होता है कैन ओनली बी ऑब्टेन्ड व्हेन अ पर्सन ऑलरेडी हैज द हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस डी उसी को होता है जिसे हेपेटाइटिस बी है। हेपेटाइटिस ई होता है स्प्रेड थ्रू द कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड द वाटर इज कॉमनली एक्सपीरियंस्ड बाय द फ्रीक्वेंट ट्रैवलर। तो जो सबसे नॉर्मल होते हैं वो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस सी है, ये वाटर कॉन्टेमिनेशन से फैलते हैं। डी तब फैलता है जब बी हो जाता है, और बी और सी आपके क्या है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू आते हैं। ये देखो हार्वर्ड एल्टर ने क्या कर दिया था, इस तरीके से था कि शायद से उसका जो वायरस था उसके कोड को पहचान लिया था कि वो वायरस किस तरीके का है। उसके बाद जो एंटीबॉडीज़ थी उसको जो बेहतर बनाया वो माइकल हॉक्टन ने किया था, और उससे रिलेटेड जो आपका वायरस था वो पकड़ लिया था किसने पूरी तरीके से, चार्ल्स एम राइस ने। ये तीनों ने अलग अलग डिस्कवरी की थी, ठीक है ना। तो देख लीजिए हेपेटाइटिस बी और सी ये ब्लड ट्रांसमिटेड होते हैं। हेपेटाइटिस ए नॉर्मल होता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी जो हेपेट किसे बोलते हैं, तो हेपेट बोलते हैं जब लीवर में इन्फ्लेमेशन आता है। हेपेटाइटिस, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, हेपेट मतलब हेपेट सेल्स होती है किसके अंदर की, लीवर के अंदर की। तो ये आपका देखो हेल्दी लीवर है, ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस है, फिर सोरोसिस प्रॉब्लम होती है, और फिर हेप्टोसेलुलर सार्सिनोमा हो जाता है। मतलब क्या हो जाता है, लगभग आप मान के चलिए कि लगभग इसमें क्या लग जाता है आपका 30 साल, 10 से 30 साल। आदमी को पता नहीं लगता कि उसमें उसे क्या हेपेटाइटिस सी है। तो बहुत जरूरी था इसका पता लगाना। और अगर एक बार लीवर पूरी तरीके से, एक्चुअल में जो हमारी हेपेट सेल्स होती है इनकी मैक्सिमम रिजनरेशन पावर होती है। लीवर सबसे पहले क्या करता है, लीवर हमारे बॉडी का ऐसा ऑर्गन है जो बहुत जल्दी रिकवर कर लेता है। मान लीजिए अगर किसी का 70% लीवर डैमेज हो गया तब भी, ठीक है ना, तब भी लीवर क्या कर सकता है, अपने आप को 100% सही कर सकता है। पर अगर एक बार कैंसर पकड़ गया तब कुछ नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई। सिरोसिस पूछी जाती है भाई किससे रिलेटेड बीमारी है, तो याद रखना किससे रिलेटेड, लीवर से। हेपेटाइटिस बीमारी किससे है, तो लीवर से।
क्योंकि हेपेट सेल से क्या बनता है, आपका लीवर बनता है, उसकी जो क्या होता है लीवर सेल्स को हेपेट सेल्स बोला जाता है। नेक्स्ट आता है डायलिसिस यूज फॉर द पेशेंट्स हैविंग। तो मैंने ये पहले बता चुका हूँ जब मैं आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम बता रहा था, खासकर किडनी के बारे में बता रहा था। तो जब जिसकी किडनी प्रॉपरली वर्क नहीं करती, क्योंकि किडनी का काम होता है आपका फिल्ट्रेट करना, फिल्ट्रेशन करना होता है, फिल्ट्रेशन करना होता है, ब्लड को ये कहाँ वापस भेज देता है बॉडी की तरफ। और बाकी जो आपका क्या नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, और नाइट्रोजन वेस्ट आप जानते हैं जिसे क्या बोला जाता है, यूरिन बोला जाता है, ठीक है ना। तो यूरिन में लगभग मैंने बताया था लगभग सबसे ज़्यादा जो मात्रा होती है 95% वाटर होता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है आपका यूरिया होता है 2.5% के आसपास। सबसे कम होता है आपका यूरिक एसिड, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, लगभग 0.03% के आसपास होता है। तो जब किडनी का काम होता है फिल्टर करना ब्लड को, तो जो क्या होता है ब्लड जब क्या हो जाता है आपका क्या होता है फिल्ट्रेट हो जाता है, तो बॉडी की तरफ आ जाता है, नाइट्रोजन वेस्ट आपका किडनी के थ्रू, यूरेटर के थ्रू आपका ब्लैडर की तरफ आते हुए यूरेथ्रा से बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, देखो लिखा हुआ है डायलिसिस यूज फॉर द पेशेंट हैविंग द किडनी ट्रबल, डायलिसिस ट्रीटमेंट दैट फिल्टर एंड द प्यूरिफाई द ब्लड यूजिंग अ मशीन. This help keep your fluid and the electrolytes in the balance when the kidney can't do their job. Dialysis has been used since the 1940s to treat the people with the kidney problems. If the kidney fails completely, the only treatment option available are the dialysis for the rest of your life and the transplant. दो ही चीज़ हो सकती है, या तो डायलिसिस का यूज़ करना पड़ेगा टाइम टू टाइम, नहीं तो क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो बोल सकते हैं आपका जो ये यूरिया होता है ना, इसके अंदर आप जानते हैं कि नाइट्रोजन वेस्ट आपका अमोनिया होगा उसमें, और अमोनिया क्या होता है आपका एक बोल सकते हैं आपका क्या होता है कॉन्सेंट्रेटेड आपका क्या होता है एसिड होता है। तो ये क्या कर सकता है अंदर पूरा पॉइजनस हो सकता है, पॉइजन बना सकता है और आदमी वैसे मर जाएगा, ठीक है ना, अगर फिल्टर नहीं होगा। लिखा हुआ फंक्शन ऑफ द किडनी प्रिवेंट द एक्स्ट्रा वाटर वेस्ट एंड द अदर impurities फ्रॉम द accumulating in your body. They also have the control blood pressure and they regulate the level of the chemical elements in the blood. These elements may include the sodium and the potassium. Your kidney even activate a form of the vitamin D that improves the absorption of the calcium. आगे लिखा हुआ है टाइप ऑफ डायलिसिस कौन से होते हैं, तो एक होता है हीमोडायलिसिस। तो लिखा हुआ दिस प्रोसेस यूज एन आर्टिफिशियल किडनी टू रिमूव द वेस्ट एंड द एक्स्ट्रा फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड. द ब्लड इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी एंड फिल्टर थ्रू द आर्टिफिशियल किडनी, मैंने बताया था ना। अच्छा, द फिल्टर ब्लड इज देन रिटर्न टू द बॉडी व्हेन द हेल्प ऑफ द डायलिसिस मशीन. एक होता है आपका कौन सा पेरिटोनियल डायलिसिस. पेरिटोनियल डायलिसिस इन्वॉल्व द सर्जरी टू इम्प्लांट अ पेरिटोनियल डायलिसिस कैथेटर इनटू योर एब्डोमेन. तो इसमें किडनी को डाला जाता है, किडनी ट्रांसप्लांट जिसे बोला जाता है. एंड द कैथेटर help filter your blood through the peritoneum, a membrane in your abdomen. During treatment, a special fluid called the dialysate flows into the peritoneum. The dialysate absorbs waste. Once the dialysate draws waste out of the bloodstream, it drains from your abdomen. This process takes a few hours and need to be repeated 4 to 6 times per day. बात समझ में आ गई. जैसे आपकी जो कौन थी सुषमा स्वराज थी, जो आपकी फॉरेन मिनिस्टर रही है, उन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट कराया था आई थिंक सो, और उनकी मौत भी इसी से हुई थी, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही थी किडनी. चलो आगे चलते हैं. तो ये आपका देखो ये पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम है आपकी रीन. अब देखो याद रखना कि जो आर्टरी वीन्स आपकी किससे कनेक्ट, जैसे मैंने बताया था जो आपका किससे कनेक्टेड लंग से कनेक्टेड आर्टरी वीन्स होते हैं पल्मोनरी बोला जाता है. जैसे जो आपका किससे कनेक्टेड होती है आर्टरी वीन्स आपका किडनी से कनेक्ट, उन्हें रीनल बोला जाता है. रीनल अब क्या होता है कि रीनल जो वीन्स होती है उसका काम होता है यहाँ से प्योर ब्लड को बाहर निकालना, मतलब ब्लड को प्यूरिफाई करके बाहर निकालना, जबकि आपका इम्प्योर ब्लड जो आता है वो रीनल आर्टरी के थ्रू आता है. अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था किडनी के ऊपर क्या होती है आपकी एड्रेनल ग्लैंड होती है, शायद से इसमें बताया था कि इससे पहले वाली वीडियो में बताया था. एड्रेनल ग्लैंड होती है, यहाँ से कौन सा हार्मोन निकलता है, एड्रेनलिन निकलता है, जिससे क्या बोलते हैं आपका 3F हार्मोन बोलते हैं या इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं. 3F इसलिए होता है फाइट फ्लाइट एंड फेयर हार्मोन उसे बोला जाता है. तो किडनी में क्या होता है, किडनी के जो सब यूनिट्स होते हैं ना उन्हें नेफ्रॉन्स बोला जाता है. क्या बोला जाता है, नेफ्रॉन्स. जो सेल्स होती है इसके अंदर कौन से नेफ्रॉन सेल्स होती हैं. इसी में क्या होता है कि ये पूरी प्रोसेस चलती है और ऊपर की तरफ तो आपका क्या निकल जाता है, आपका ब्लड ऊपर की तरफ चल जाता है और बाकी जो नाइट्रोजन जो वेस्ट है वो यूरेटर के थ्रू, ये जो आपकी नली है ना इसके थ्रू नीचे आता है. ये आपका कौन सा है, ये आपका क्या है ब्लैडर है, ठीक है ना, आपका क्या है ये ब्लैडर है. यहीं पर आपका क्या होता है स्टोर होता है यूरिन, और यूरेथ्रा के थ्रू क्या होता है सैक्रेट हो जाता है. और ये पूरी प्रोसेस आपकी डायलिसिस की चलती है. सेम जो फंक्शन आपका किस में होता है, इसमें होता है ना, किडनी करती है वो यहीं पर. यहाँ पर देखो ये एक वेन से कनेक्टेड हो जाता है, एक आपका आर्टरी के थ्रू, और जैसे किडनी आपका क्या करती है फिल्ट्रेट करती है, वैसा आपका ये डायलिसिस भी क्या करता है आपका फिल्टर करता है किसको, ब्लड को, और यूरिन को क्या करता है एक पाउच में क्या कर देता है इकट्ठा कर देता है. ये आपने याद रखना है. नेक्स्ट चलता है डेफिशिएंसी ऑफ द लीड टू द क्वाशरकर. कई बार बताया, इससे पहले वाली वीडियो में बताया था क्वाशरकर और मैरस्मस, ये दो बीमारियां आपने याद रखनी. दोनों ही आपकी किससे संबंधित हैं, ये दोनों ही आपकी प्रोटीन
की डेफिशिएंसी से रिलेटेड है। पर हाँ, मैरिस्मस को मैंने बताया था मदर से याद कर लेना, मदर से याद कर लेना। तो ये जो फैलती है ना बीमारी, ये लेस देन 1 साल के बच्चे में होती है, और इसमें जो होती है 1 से 5 साल के बच्चे में होती है, ये मैंने बताया था। पर मैरिस्मस ऐसी बीमारी है जहाँ पर केवल प्रोटीन डेफिशिएंसी देखने नहीं मिलती, वहाँ पे कैल्शियम की भी आपको डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी, ठीक है ना। और भी चीज़ होती है जिनका डेफिशिएंसी देखने को मिलता है, तो मैं पढ़ लेता हूँ, देखो लिखा हुआ है। तो आयोडीन जो होता है, जैसे लिखा टेबल शोइंग द डेफिशिएंसी साइंटिफिक नेम ऑफ द विटामिन, ये तो याद कर लेंगे। देखो आयोडीन गोइटर, जैसे प्रोटीन इन स्मॉल चिल्ड्रन क्वाशरकर, आयोडीन से गोइटर होता है, आयरन से एनीमिया, कैल्शियम से आर्थराइटिस, विटामिन रेटिनॉल से नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन B1 जैसे थियामिन बोलते हैं बेरी, सी एस्कॉर्बिक एसिड का भी क्या बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड इसका भी हो जाता है, डी कैल्सिफ्रॉल रिकेट्स, और बड़ों में क्या होता है ऑस्टियोमलेशिया, ई क्या होता है टोकोफेरॉल, इनफर्टिलिटी आ जाती है, के फाइलोक्विनोन जैसे बोलते हैं नॉन क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, ये चलता है आपका। पर मेनली ये देखो क्वाशरकर मैरिस्मस, तो क्वाशरकर में क्या हो जाता है कि ये जो गट है ना, जो पेट है वो बाहर की तरफ निकल जाता है, और मैरिस्मस में ये अंदर की तरफ रहता है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, तो क्वाशरकर देखेंगे इन प्री स्कूल चिल्ड्रन 1 to 5 ऑफ एज देखने को मिलता है, जबकि इसमें क्या होता है जो इन्फेंट्स होते हैं 1 साल से कम, उस समय मैरिस्मस बीमारी पकड़ सकती है। इसमें ड्यू टू द लो प्रोटीन इंटेक होता है, इसमें भी आपका सेम है, इसमें क्या होता है ड्यू टू द लो कैलोरी इंटेक होती है। बात समझो, इसमें प्रोटीन होता है, इसमें कैलोरी होते हैं, पर हाँ प्रोटीन डेफिशिएंसी इसमें भी होती है। इसमें क्या होता है माइल्ड ग्रोथ रिटार्डेशन देखने मिलती है, इसमें सेवर ग्रोथ रिटार्डेशन देखने मिलती है। इसमें माइल्ड रिडक्शन इन द बॉडी वेट देखने मिलता है कि कम हो जाता है बॉडी वेट, सेवर रिडक्शन इन द बॉडी वेट। इसमें ज़्यादा खतरनाक होता है, बॉडी वेट बहुत तेज़ी से गिरता है। प्रोड्यूसिंग एब्डोमेन एंड द सबक्यूटनस फैट, पेट में ना सबक्यूटनस फैट आपका क्या होने लग जाता है, जमा होने लग जाता है, इसमें बनता ही नहीं, फैट आई नहीं, देख लो। रिफ्स नॉट वेरी प्रोमिनेंट, इसमें प्रोमिनेंट रिफ्स होती है, मतलब रिफ्स क्या है दिखने रही होती है, यहाँ पे पूरी तरीके से देख लीजिए, ये फेफड़े आपके उसको दिख रहे हैं, रिफ्स वगैरह देखने को मिलते हैं। पूरा एपेटाइट होता है, इसमें कौन सा होता है वॉरेसियस फीडर होता है आपका। इनलार्ज फैटी लीवर होता है, लीवर कैसा होता है फैटी हो जाता है, ठीक है ना। और एक चीज़ याद रखना कि आपका एक होता है जो फैटी लीवर होता है, तो एक होता है अल्कोहलिक होता है, नॉन अल्कोहलिक। अल्कोहल क्या करता है, क्यों अल्कोहल के लिए मना किया जाता है, क्यों लीवर उससे खराब होता है, उससे क्या होता है कि वो क्या होता है उसमें जो आपका कंटेंट होता है किसका, फैट्स का, वो बहुत ज़्यादा होता है, और उसी से आपका किसको हिट करता है लीवर को, तो उसे बोलते हैं आपका अल्कोहल फैटी क्या बोलते हैं अल्कोहल फैटी आपका क्या लीवर, ठीक है ना। अच्छा आगे लिखा हुआ है ऑडेमा प्रेजेंट होता है, इसमें नॉट प्रेजेंट होता है। ये मून फेसिस होता है एंड ओल्ड मैन लाइक फेस होता है आपका। मून फेस मतलब गोल सा चेहरा हो जाता है इसमें, और इसमें कैसा है जैसे बूढ़ों का चेहरा होता है वैसा हो जाता है, झुर्रियाँ पड़ जाती है, स्पार्स हेयर्स होते हैं, नो एयर चेंजेस नोटेड। फ्लैकी प्लांट लाइक स्किन हो जाती है, इसमें ड्राई एंड द रिकल्ड स्किन होती है। लेथर्जिक होता है, अलर्ट बट इरिटेबल होता है, रिक्वायर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ द प्रोटीन, इसमें क्या होता है केवल प्रोटीन की जरूरत होती है, इसलिए प्रोटीन डेफिशिएंसी में क्वाशरकर आता है। पर इसमें प्रोटीन के अलावा फैट्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत होती है। ये केमिकल स्ट्रक्चर है सबका। विटामिन ए जिसे रेटिनॉल बोला जाता है, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। B1 का थाइमिन जिसे बोला जाता है, B2 को क्या राइबोफ्लेविन बोलते हैं, B3 को आपका नियासिन बोलते हैं। इसमें भी 2 होते हैं, एक निकोटिनामाइड होता है, एक कौन सा निकोटिनिक होता है, एक कौन सा निकोटाइन होता है, एमाइड, निकोटिनामाइड सही बोला था मैंने। B5 होता है आपका सीधे पेंटोथेनिक एसिड। B6 होता है आपका कौन सा पायडॉक्सिन। फिर आता है B7 आता है जिसे बायोटिन बोलते हैं, और फिर आता है B9 आता है आपका कौन सा फॉलिक एसिड। B12 आता है साइनोकोबालामाइन। विटामिन ई को बोलते हैं आपका कौन सा टोकोफेरॉल ब्यूटी विटामिन। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी आपका कौन सा कैल्सिफेरॉल। विटामिन के आपका कौन सा फाइलोक्विनोन। तो ये आप याद कर सकते हैं, स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे दिखा रहा था बस। अच्छा कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, विच ऑफ द पेयर्स गिवन द आर करेक्ट। तो विटामिन सी से स्कर्वी, डी से रिकेट सही है। ई से नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होती, ई से इनफर्टिलिटी आ जाती है, बॉडी के अंदर क्या आ जाती है इनफर्टिलिटी, नपुंसकता। नाइट ब्लाइंडनेस होती है किससे, विटामिन ई से। तो पता लग गया कौन सा सही है, 1 और 2 कहाँ गया ये, खत्म क्वेश्चन। तो ये लिखा हुआ है देखो ACED के, ये सब बता दिया मैंने, ठीक है ना। और फैट सॉल्युबल विटामिन में बताया था AED के, ये फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। B और C कौन सा होता है आपका, ये आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, इससे पहले वाली वीडियो में सब बता चुका हूँ। B कितने होते हैं, बी कॉम्प्लेक्स जो विटामिन होता है, बी कॉम्प्लेक्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर 8 विटामिन देखने को मिलते हैं। 8 कौन कौन से देखने को मिलते हैं, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B8 नहीं, B8 नहीं, B9 और B12। ये देख लो 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या होता है आपका पहला कौन सा होता है, थियामीन होता है। फिर आपका कौन सा राइबोफ्लेविन होता है, नियासिन हो गया, पेंटोथेनिक एसिड हो गया, थायरॉक्सिन हो गया, बायोटिन हो गया, फॉलिक एसिड हो गया, साइनोकोबालामाइन हो गया। तो ये आप याद कर लेना, यहाँ पे आपके सिम्टम्स वगैरह लिखी हुई है, ठीक है ना। अच्छा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9वां क्वेश्चन है। वीडियो बड़ा तो नहीं हो ज़्यादा, नहीं ठीक है। विच कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा। तो ये वायरसेस के थ्रू होता है आपका, तो मैं पढ़ लेता हूँ, देखो लिखा हुआ है कॉमन जो फ्लू होता है, जो आपका कॉमन कोल्ड होता है। तो कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा इज कॉज्ड बाय द वायरसेस।
Influenza is a virus infected that attack the respiratory system. The common cold is an upper respiratory tract infection caused by the many different viruses, जिन्हें बोलता है राइनो वायरस आपका मेन होता है इसका. Rhinoceros were shown to be the major causative agent in the mild upper respiratory illness, the common cold. Symptoms of the influenza can include the sudden onset of the high fever, headache, muscles ache and the joint pain, cough हो गया आपका, chills हो गया, sore throat हो गया, nasal congestions हो गया आपका, and एंड रनी नोज हो गया, फैटिग हो गया. स्टमक सिम्टम्स सच एज नॉसिया, वॉमिटिंग और द डायरिया में ऑक्योर्स बट आर मोर कॉमन इन द चिल्ड्रन देन द एडल्ट्स. तो बच्चों में ज़्यादातर देखने को मिलता है, ठीक है ना. अच्छा, बाकी देख लीजिए बैक्टीरिया से रिलेटेड आपके क्या होते हैं डिसीज है. तो कॉलेरा, लेप्रोसी, आपका ट्यूबरकुलोसिस, प्लेग, साइफिलाइसिस एंड द एंथ्रेक्स, ये बैक्टीरिया से रिलेटेड आपकी बीमारियाँ हैं. अगर वहीं फंगस से रिलेटेड है तो आपका कौन सा था, एस्परग्लोसिस हो गया आपका, ब्लास्टोमाइकोसिस हो गया आपका. आजकल तो आपका देखो म्यूकोरमाइकोसिस हो गया आपका, ब्लैक फंगस हो गया, व्हाइट फंगस हो गया, येलो फंगस हो गया, ग्रीन फंगस, तो कई सारे फंगस आ रहे हैं आजकल. तो फंगस से रिलेटेड बीमारियां पूछ सकता है वो पेपर में. मलेरिया हो गया, लेशमैनाइसिस हो गया आपका, टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो गया आपका, ये प्रोटोजोआ से रिलेटेड बीमारियां होती हैं आपकी. तो ये देख लीजिए ये टाइप्स ऑफ द आपके क्या वायरस है, HIV, हेपेटाइटिस बी वायरस, इबोला वायरस, एडनो वायरस, इन्फ्लुएंजा, रेबिस वायरस, बैक्टीरियोफेजेस वायरस, पैपिलोमा वायरस हो गया, रोटा वायरस हो गया, हार्पिस वायरस हो गया. इसी तरीके से आपका क्या सेफ्स ऑफ बैक्टीरिया जैसे कोकाई बैक्टीरिया पूछ लेता है. बैसिलस बैक्टीरिया आपका कैप्सूल टाइप का होता है. अदर बैक्टीरिया जैसे विब्रियो आ जाता है आपका, जैसे विब्रियो कॉलेरा से रिलेटेड होता है, ठीक है ना. स्पाइरला आ जाता है आपका. तो ये आप याद कर सकते हैं. नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, मेल फंक्शनिंग ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन कॉज द जॉन्डिस. जॉन्डिस बोला जाता है किसको, पीलिया को. तो पीलिया में क्या होता है कि लीवर में जो आपका क्या बाइल जूस होता है ना, उससे ये बीमारी हो जाती है. बाइल जूस जब क्या होता है ज़्यादा आपका क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है किसमें, आपका बोल सकते हैं गाल ब्लैडर में, तब जाके आपको देखने को मिलता है कौन सा, पीलिया. तो जॉन्डिस इज येलो डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन इन द वाइट्स ऑफ द आइज. जॉन्डिस ऑफ द कॉज इज द एक्सेस ऑफ द बिलिरुबिन इन द ब्लड. जब क्या होता है कि ब्लड में बिलिरुबिन का जो कंटेंट, बिलिरुबिन एक तरीके का आपका क्या होता है, ये आपका प्रोटीन होता है. तो ये जब तक ठीक है एक सही मात्रा में तब तो ठीक है, पर अगर इसका कंटेंट बढ़ गया, ये कंटेंट बढ़ता है जब क्या होता है कि आपका गाल ब्लैडर इन्फेक्टेड हो जाता है. तो बिलिरुबिन अगर बढ़ा तो जॉन्डिस हो जाएगा. बिलिरुबिन येलो बॉर्न कलर्ड सब्सटेंस इन द बाइल. अब ये कलर कैसे देता है, पीला कलर देता है बिलिरुबिन. बाइल इज अ लिक्विड दैट कैरीज द वेस्ट प्रोडक्ट एंड द बिलिरुबिन अवे फ्रॉम द लीवर. तो कहाँ से होता है ये आपका लीवर से होता है. इट ऑल्सो हैज द ब्रेक डाउन द फैट्स इन द स्मॉल. काम क्या होता है इसका बिलिरुबिन का, इसका काम होता है फैट को तोड़ना जो बहुत जरूरी होता है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. इट इज फॉर्म ड्यूरिंग द बॉयज normal process of breaking down the red blood cells. There are the several reasons why too much bilirubin can build up the blood up in the blood. Excess breakdown of the red blood cells which can occur. अब सुनो, अगर ज़्यादा हुआ, क्योंकि ये क्या करता है आपका फैट्स को तोड़ता है और रेड ब्लड सेल्स को क्या करता है, ब्रेक करता है. पर अगर अगर बोल सकते हैं एक्सेस क्वांटिटी में हुआ तो एनीमिया को कॉज कर सकता है, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स अगर क्या होती है एकदम से नीचे आ जाती हैं, कम हो जाती हैं, तो एनीमिया बोला जाता है उसे. सम इन्फेक्शियस डिसीज लाइक द मलेरिया. A blockage in or near the liver that prevent the flow of the bile such as the gallstone on the pancreatitis. pancreas जो होता है ना उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है इसके टाइम पे. और ट्यूमर इन द लीवर और द बाइल डक्ट, पैनक्रेटिक कैंसर देखने को मिलता है. बर्थ डिफेक्ट और प्रेगनेंसी में दिक्कतें महसूस हो सकती हैं. तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखो नॉर्मल इंसान ये जॉन्डिस से पीला पड़ जाता है पूरा चेहरा. अच्छा, कॉजेज क्या होता है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर. लीवर क्या हो जाता है आपका, इन्फ्लेमेट हो जाता है. इन्फ्लेमेशन ऑफ बाइल डक्ट, जो बाइल होती है अंदर की तरफ, ये देखो ये आपका क्या गाल ब्लैडर है, तो बाइल डक्ट जो आपकी कनेक्टेड होती है ड्यूडनम के थ्रू, किससे, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से, वो आपके इन्फेक्टेड हो जाती है. ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द बाइल डक्ट, उसमें क्या आ जाता है, जैसे आपके मैंने बताया था जो आपका गाल स्टोन होता है या जिसे बाइल स्टोन बोलते हैं, तो उसके थ्रू भी आपका क्या हो सकता है, पीलिया पड़ सकता है. और हेमोलिटिक एनीमिया, आरबीसी का कम होना, तो आपका क्या हो जाएगा, वो भी फर्क हो सकता है. और गिलबर्ट सिंड्रोम, अगर पूछा जाता है ना गिलबर्ट सिंड्रोम, तो ये रिलेटेड है किससे, जॉन्डिस से. सिम्टम्स क्या होता है, इचीनेस आता है, एब्डोमिनल पेन होता है, वेट लॉस, वॉमिटिंग, पैलर देन यूजुअल स्टूल, फैटिक और डार्क यूरिन बनता है. ठीक है ना. यहाँ पर देख लीजिए ये आपका गाल स्टोन है, तो अगर ये फंसा आपका बाइल डक्ट में तब भी दिक्कत. और मैंने बताया था कनेक्टेड होता है ड्यूडनम पॉइंट्स के थ्रू. फिर मैंने बताया था कि अगर देखो लीवर क्या कर रहा है, अगर ज़्यादा अमाउंट में क्या बनाने लग जाए बाल, और बिलिरुबिन जो प्रोटीन है वो ज़्यादा अगर एक्सेस होता है तब भी दिक्कत है. और इससे सबसे बड़ी दिक्कत होती है पैनक्रेटिक कैंसर की. पैनक्रियाज में क्या हो सकता है, कैंसर पकड़ सकता है. बात समझ में आई. तो ये देखिए कैंसर है. अब मैंने बताया था कौन सा होता है, अनकंट्रोल माइटोसिस डिवीजन को बोलते हैं. सेल जब क्या होते हैं अनकंट्रोल वे में बढ़ने लग जाती है तो उसे कैंसर बोला जाता है. तो ये पैनक्रेटिक कैंसर होता है. ये पैनक्रेटिक डक्ट है, ये पैनक्रियाज टेल है, और ये कनेक्ट होती है बाद में जाके यहीं पर आपकी क्या लगी होती है, ऐसे ये स्प्लीन लगी होती है, जहाँ पे आरबीसी क्या होती है, डेड होती है. आरबीसी यहाँ पे क्या होती है आपकी, डेड. और आंखों का कलर ऐसा पड़ जाता है पीला. तो ये आपने याद रखना है. तो ये था आपका वीडियो, होप कि आपको पसंद आया हो.
तो एक और पार्ट आएगा डिसीज से रिलेटेड और 2-3 वीडियो रहेगी बायोलॉजी खत्म उसके बाद, ठीक है ना। उसके बाद फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो का पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में डाल दूंगा। यूट्यूब में अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करते ही आपको बेल आइकन प्रेस कर देना और फिर उसके बाद और नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना, ताकि मेरे द्वारा बनाई गई सारी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती जाए। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पे भी लाइक कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।